आदाब, मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है दूरदर्शन के कामयाबी भरे 60 साल, बेहद उम्दा, बेमिसाल। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, न ठहरा था, न ठहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MP लेले। आप ADG फॉर्मर हैं दूरदर्शन में। हमारे दूसरे मेहमान हैं फॉर्मर DDG शरद दत्त साहब। हमारे तीसरे ख़ास मेहमान हैं IIMC के JS यादव साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। तो हम बात की शुरुआत करते हैं लेले साहब से। दूरदर्शन 60 साल का मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है या 60 साल की पर्सनैलिटी है? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब 60 साल किसी संस्था के या किसी व्यक्ति के होते हैं तो उसके पास अनुभवों की एक बहुत बड़ी गठड़ी होती है। और अनुभव जब हम किसी चीज़ का कहते हैं तो उसमें अपना काम भी होता है और जो लोगों ने सहयोग दिया होता है वो भी होता है। ये सब मिला जुला होता है। निश्चित ही रूप से 60 साल में एक ऑर्गेनाइजेशन जिस दौर से, कई दौरों से गुजरा है और बढ़ता ही चला गया है, तो ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि आज वो मैच्योर क्या, इससे अधिक है कुछ। जी शरद दत्त साहब, आप प्रोग्राम में बेमिसाल प्रोग्रामर की हैसियत से रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये 60 साल का मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है या वही एज यूजुअल 60? देखिए शर्मा जी, मैं एक बात आपसे और अपने दर्शकों से साझा करना चाहूँगा। 15 सितंबर 1959 को जब दूरदर्शन का विधिवत उद्घाटन हुआ था तो मैं उस वक्त विज्ञान भवन में मौजूद था। बिना इस बात को जाने कि यहाँ दूरदर्शन एक ऐतिहासिक घटना
का मैं गवाह बनने जा रहा हूँ। हुआ यूँ कि मैं, पंकज मलिक मेरे बड़े प्रिय गायक थे, और उसके उद्घाटन से पहले जो कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें पंकज मलिक का गायन था और वैजंती माला का डांस था। उसके बाद एक मध्यांतर हुआ और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया, और मुझे इस बात की ज़र्रा भर भी मुझे वो नहीं थी कि मैं अपने जीवन के लगभग 4 दशक मीडिया से जुड़ा रहूँगा। और आपने जो उसकी मैच्योरिटी की बात की, तो अब जैसे कि 60 साल का आदमी जब होता है तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जो साठा वो पाठा, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन की साठे वही का हैसियत पाठा है। यादव साहब, आप तो कम्युनिकेशन में रहे हैं, यही कोशिश इसमें ये है कि अलग अलग, जैसे लेले साहब ने एक अपना अंदाज़ बताया, क्यों आपने प्रोग्राम की साइड से बताया, आप IIMC में रहे हैं, जिसका एक अहम जो रोल है वो रिसर्च करना भी होता है, तो उस पैमाने पर दूरदर्शन कहाँ ठहरता है? IIMC का जो मुख्य भूमिका थी वो ट्रेनिंग में थी और न्यूज़ साइड में जी, और दूसरा शोध का था। तो दूरदर्शन या रेडियो से हमने बहुत सारे प्रोग्राम जो समाज में जाके रिसर्च किए। आपको याद होगा, हमसे पहले भी एक पॉल नॉर्थ अमेरिकन आए थे जिन्होंने दूरदर्शन स्टार्ट के शुरू के कुछ सालों के प्रोग्राम का शोध किया था। क्या अच्छा है, क्या नहीं है, कितना पर्पस सर्व कर रहा है, क्या इसका भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए। तो शोध से ये पता लगता है कि क्या इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनका क्या असर पड़ रहा है, लोग उसको कैसे ले रहे हैं, उनको और कैसे सुधार। सामाजिक संदर्भ में प्रोग्रामों को बनाने के लिए शोध की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उससे और मीनिंगफुल प्रोग्राम बन पाते हैं। तो ये बराबर निरंतर काम चलता रहा है। IIMC ने भी किया और संस्थाएं भी कर रहे हैं, करती रहती हैं, आज भी हो रहा है। इस संदर्भ में मेरे ख्याल दूरदर्शन ने कई मंजिलें पार की हैं और अच्छे प्रोग्राम भी हो रहे हैं। जो कमियां हैं वो शोध से सामने आती हैं, उनको दुरुस्त करने का एक मौका मिलता है, और अच्छा क्या किया जाए उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की स्थिति में रहा है, तो मैं लेले साहब आपसे जानना चाहूँगा कि समय समय पर जो टेक्नोलॉजी आती रही, दूरदर्शन या कोई भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर उसको एब्जॉर्ब करता है, तो दूरदर्शन उस पैमाने पर कि नई नई टेक्नोलॉजी को लेना, उसको अप्लाई करना और दर्शकों के लिए लेकर के आना, उस इन 60 सालों में तो दूरदर्शन कहाँ ठहरा? देखिए, ऐसा है कि जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई जी, तो आकाशवाणी से ही हुई, और ब्रॉडकास्टिंग में दोनों चीज़ें आती हैं, रेडियो भी आता है, टेलीविज़न भी आता है जी। तो रेडियो में आकाशवाणी वालों ने ही दूरदर्शन की शुरुआत की। हमारे इंजीनियर्स ने ट्रेनिंग ली, हमारे प्रोग्राम वालों ने ट्रेनिंग ली कार्यक्रम बनाने की, और इस तरह से कार्यक्रम बनाना शुरू हुआ। आपने जो सवाल किया है कि टेक्नोलॉजी का, तो आप देख लीजिए कि इन 60 वर्षों में पहले कुछ 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी का विकास ज़रूर हो रहा था, लेकिन वो धीमा था। अब ये स्थिति धीरे धीरे आती जा रही है कि हर 2, 4, 5 साल में एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, और ये सारा का सारा आत्मसात करना, मैं अपने इंजीनियरिंग विंग को बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैंने ये सब देखा है। किसी वक्त मैं कोऑर्डिनेटर था उसका, कि रोज़ एक ट्रांसमीटर देश में, शायद 1985 की बात है, रोज़ एक ट्रांसमीटर इनागोरेट होता था। आज जम्मू में है तो कल केरला में है तो परसों महाराष्ट्र में है, तो ऐसा उसका कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम का मैं था। लेकिन हर जगह इंस्टॉलेशन करना, हर जगह मीट करना अपनी डेडलाइन को, क्या एक एफर्ट था वो। और जो लोग इंजीनियर्स में से उसमें लगे हुए थे, मैं आज भी देखता हूँ कि कमाल थी वो। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जैसे HDTV है या आपका ITV प्रोटोकॉल है, ये सब किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। और कहीं पर भी दूरदर्शन पिछड़ा नहीं है। जो भी दुनिया की उन्नत टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग में रही है,
वो सारी की सारी दूरदर्शन ने बरोबर की है। बहुत रेलिवेंट बात आपने कही। दत्त साहब, दूरदर्शन ने अलग अलग सब्जेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ चैनल बनाए, जिसमें मिसाल के तौर पर डीडी उर्दू, भारती, कशीर, तो और भी और जितने भी किसान चैनल हैं। तो क्या ये आपको लगता है अपने ऑब्जेक्टिव्स में, मकसद में कामयाब रहे हैं? कुछ हद तक जी। वो इसलिए कि हम ये कह सकते हैं कि अब ये आप CPC का एक एग्जांपल ले लीजिए जी। ये यहाँ से ही 3 चैनल का प्रसारण होता है और शुरुआत में ये हुआ कि हमारे जो नेशनल सर्विस शुरू हुई जी। तो नेशनल सर्विस के बाद एक चैनल 2 आया जिसे मेट्रो चैनल कहते थे जी। उसको शुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट चैनल कहा गया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने। फिर एक चैनल 3 आया, उसमें वो एक इलीट का उसमें प्रोग्राम थे, उसमें खुशवंत सिंह जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं खुद खुशवंत सिंह जी के साथ मैंने 26 एपिसोड किए वर्ड ऑफ नेचर के। उसके अलावा मैंने दिल्ली के ऊपर 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली उनके साथ प्रोग्राम किया। उस वक्त मैंने देखा कि क्योंकि एकमात्र चैनल था तो दूरदर्शन का महत्व इतना था कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर या एंकर्स जो थे उनका स्टेटस जो था सेलिब्रिटी का स्टेटस होता था। और वो इसीलिए कि दूरदर्शन का उस वक्त जो मुख्य उद्देश्य था, जो जिसको लेकर दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, वो शिक्षा, सूचना और मनोरंजन था। तो शुरुआती दौर में ही जो स्कूल टेलीविज़न शुरू हुआ तो हमें याद है कि हमारे स्कूल में एक कमरा होता था जैसे टीवी रूम कहते थे, और वही लेक्चर जब टीवी पे आता था तो एज दे से कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो आज भी वो चीज़ें जो आपने लेसन के रूप में टीवी पे देखी थी वो आज भी आपको याद। तो वो हुआ। फिर जैसे जैसे कार्यक्रम शुरू होते गए, लेकिन उस वक्त क्योंकि हमारा कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन हमारा खुद से था जी। और मैं समझता हूँ कि उस कंपटीशन में हम बहुत कामयाब रहे। हमारे साथ जो कुछ कोलीग थे उन्होंने ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम किए। और जब आप देखिए कि कृषि दर्शन एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारा कृषि दर्शन शुरू से बहुत अच्छा रहा। प्राइम मिनिस्टर से लेकर कॉमन मैन तक देखा जाता था। तो इस तरह दूरदर्शन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स चैनल जब शुरू हुआ जी, तो मुझे याद है उसकी जो OB थी वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हुई थी और बहुत धूमधाम के साथ वो शुरू हुआ और बाद में उसे बंद करना पड़ा। फिर दोबारा शुरू हुआ। अब आप देखिए कि आपके स्पोर्ट्स चैनल पे क्या आ रहा है, वही कवरेज, पुराना टेस्ट मैच, क्योंकि उस चैनल के लिए आपको ना स्टाफ है ना रिसोर्सेज हैं। जैसे न्यूज़ ने बहुत वो की, आज भी मैं समझता हूँ कि DD की न्यूज़ है, उसमें एक शालीनता है, उसमें एक विश्वसनीयता है और अभी क्रेडिबिलिटी DD न्यूज़ की है। जी, ऑथेंटिसिटी आज तो भी DD न्यूज़ की है। दूसरा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस तो शुरू से ही रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब एक्सपेरिमेंटल टीवी शुरू हुआ, हम लोग बड़े लकी थे कि हमारी जो बुनियादी ट्रेनिंग हुई वो फॉरेनर्स के साथ हुई। फिर बाहर हमने विदेशों में भी जब जाकर ट्रेनिंग ली तो मैंने देखा कि वहाँ दूरदर्शन की जो साख थी, जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे प्रोग्रामर्स थे, उनको दोयम दर्जा का नहीं माना जाता था। वो लोग मिलकर आपको बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि यार कि एक डेवलपिंग नेशन में इतना बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे उर्दू चैनल शुरू हुआ, फिर यहाँ भी प्रोग्राम की शॉर्टेज। DD भारती में तो सारे कार्यक्रम डिफरेंट चैनल्स के दिखाए जाते हैं संगीत के। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैं खुद एक प्रोग्राम करता था जो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम था, आप और हम। हाँ, आप और हम बहुत मशहूर हो रहा। वो आधे घंटे से 15 मिनट का हुआ और फिर वो हो गया, क्योंकि उसका वजह ये थी कि उसे बंद इसलिए भी करना पड़ा कि लोग किसी और चैनल पे कार्यक्रम देखते थे, वो चिट्ठी हमें लिखते थे। तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम प्रोग्राम भी चेंज हुए। और उसके साथ साथ अब ये देखिए महाभारत रामायण का आप जिक्र कर रहे थे।
कथा सागर एक सीरीज था, सुनहरे वर्क का एक प्रोग्राम था जिसमें बहुत अच्छी कहानियाँ थी, लेकिन दूरदर्शन ये सारा काम पहले कर चुका था। जी, पहले बेमिसाल शाहकार प्रोग्राम बनते थे। मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, शाहकार। रामायण, महाभारत, खानदान, भारत एक खोज, सुरभि, मतलब नाम लेते जाइए, आगे से लोग हटते नहीं थे। तो अब वो प्रोग्राम, आपने वो मंज़र देखे होंगे, चाहे लैले साहब ने हो, आपने, कि वो खाली हो जाती थी सड़कें, दफ्तरों में भी कामकाज थोड़ा सा कम हो जाता था। वो वैसे प्रोग्राम अब क्यों नहीं बनते, वैसे शाहकार प्रोग्राम अब क्यों नहीं बनते? आप पुराने उसमें दौर में रहे हैं, उसके गवाह रहे हैं, अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा है कि अभी भी कार्यक्रम तो बनते हैं। अगर जब आप 24 घंटे टीवी चलाएंगे जी, तो उसके पर्दे पे जो आएगा उसके कार्यक्रम तो बनेंगे ही। दूसरा ये, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उस वक्त जो एक जनरेशन आई, देखिए पीएल देश पांडे, कमलेश्वर, नामी गिरामी राइटर्स दूरदर्शन के लिए लिख रहे थे, प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे थे। कुछ लोग हमारे स्टाफ पे भी थे, हबीब तनवीर हमारे स्टाफ पे थे। बाद में हबीब तनवीर ने हमारे यहाँ स्टूडियो में ही आगरा बाज़ार किया। अब स्टेज पे जब शो होता तो कितने लोग देखते, लेकिन जब वो दूरदर्शन के नेटवर्क पे दिखाया गया तो लोगों को पता लगा कि नज़ीर अकबराबादी कौन है। आप जो बात कर रहे थे कि जैसे नेशनल मिशंस हैं हमारे, कितने लोगों को जानकारी है, लेकिन दूरदर्शन नेशनल मिशन ऑफ इंडिया के जो 5 मिशन थे उन पर प्रोग्राम बनाए। नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री पे आपने प्रोग्राम बनाया, आपने पुलिस एकेडमी पे प्रोग्राम बनाया, मैंने खुद आर्म फोर्सेस पे 65 फिल्में बनाई। और ये दूरदर्शन की वजह से संभव हुआ। सैचिन ग्लेशियर में हम 10 दिन रह के हमने आर्मी की शूटिंग की, वहाँ पर किन हालात में लोग काम करते हैं। और मुझे इस बात का दुख भी है कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक चैनल पे एक महिला को देख रहा था, वो इतनी उत्साहित थी और कह रही थी, ये आप पहली बार ये शॉट्स देख रहे हैं सैचिन ग्लेशियर के। वो हम लोग 20 साल पहले कर चुके थे। तो एक तो यह कि उसको वो नहीं किया गया, हमारे प्रोग्राम की पब्लिसिटी उतनी नहीं हुई। अब देखिए कि एक सीरियल शुरू होता है किसी और चैनल पे, 1.5 महीना पहले से उसका प्रोमो शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ कल कोई अच्छा प्रोग्राम भी आ रहा है तो रूटीन हाइलाइट्स में चला जाएगा। तो एक ऑडियंस आपको क्रिएट करनी पड़ती है, जो हमने उस वक्त क्रिएट की। जैसा कि आपने कहा कि आप रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मालगुडी डेज बहुत अच्छा, उसमें तो पूरी की पूरी कर्नाटक की सारी एक देखा जाए तो यूनिटी डाइवर्सिटी का कंसेप्ट हमारे देश का है, उसको अगर किसी ने पूरा किया तो दूरदर्शन ने किया। एक बात और आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि उर्दू चैनल में जो कोशिश हमारी रही वो पहले शेर व शायरी, मुशायरे या लिटरेचर पे होता था। हाल ही में उर्दू चैनल में एक बदलाव आया है, और वो बदलाव समीचीन जो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी पे हो, करियर पे हो, आपके मतलब तमाम जो और मुद्दे हैं, लीक से हट के प्रोग्राम बने हैं। और उर्दू चैनल को ये भी कहा जाता है कि उर्दू यानी हिंदुस्तानी ज़ुबान बोलने वाले लोगों का माउथपीस है। तो इन चेंजेस में और इसके रोल में मैं आपसे संक्षेप में तीनों लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या ये सही रास्ते पे है? लेले साहब। देखिए, ऐसा है कि पहले जब एक सर्विस हुआ करती थी तो उसमें जितने क्रॉस इंटरेस्ट हुआ करते थे, क्लासिकल म्यूज़िक है तो वो भी चाहिए, लाइट म्यूज़िक भी चाहिए, फिल्म म्यूज़िक भी चाहिए, लोक संगीत भी चाहिए, सबको एकोमोडेट करना पड़ता था। तो वो स्थिति बहुत दिन तक नहीं चल सकती थी। और क्यों चले जब इतनी सारी चैनल आ गई। तो इसी तरह से पहले जो हमारा नेशनल चैनल एक हुआ करता था उसमें उर्दू के कार्यक्रम भी होते ही थे, और उसके लिए अलग समय भी दिया जाता था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लगता था। इसलिए एक एक चैनल हर एक चीज़ के लिए अलग खोलनी पड़ी। और आज तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरे और चैनल हैं, जैसे उन्होंने तो अपने भी अलग अलग भाषाओं के चैनल शुरुआत कर दिए हैं। तो ये जो आपका दर्शक है
इसको ये एबंडेंस जो है, इसका सुख इसको मिल रहा है कि वो जहाँ जाना चाहता है आप वहाँ चला जा रहा है। कोई अब किसी का कोई न कोई किसी पर अपना कार्यक्रम थोप रहा है, न कोई थोप सकता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत तो शानदार, इसलिए ये बहुत बढ़िया बात है। कंपटीशन भी है हमारे चैनलों के बीच में कि किसके प्रोग्राम। फिर यहाँ आता है सवाल प्रोग्राम पॉलिसी का। जैसे सीरियल्स की बात आपने अभी पीछे कही थी, आज आप देखिए कोई सीरियल चलता है तो 300 एपिसोड तक चलता रहता है। हजार हमारे वक्त में हमारे जो बाहर के प्रोड्यूसर थे आकर के लड़ते थे 13 के बाद में, नहीं साहब हमारा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए स्टोरी है वो है। लेकिन हमारे पास दिक्कत ये थी कि जो और सारे हमारे प्रोग्राम बने हुए थे वो भी तो उन्हीं चैनल्स में जाने थे। तो ये सारी बातें, उस वक्त की प्रोग्राम पॉलिसी भी ऐसी थी कि कमर्शियल एंगल उसमें था, ज़रूर था। और ये नहीं कहेंगे कि कोई कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो बहुत राष्ट्रीय महत्व का है। नहीं भाई, देखने वाले को उसमें आनंद आ रहा है कि नहीं, उसकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं, ये भी देखना हमारा ही काम था। लेकिन अदरवाइज बहुत सारी बातें थी, जैसे कि कार्यक्रमों के बीच में भारत के अलग अलग भाषा क्षेत्रों की संस्कृति आए। तो अच्छे से अच्छे जो उपन्यास थे जिन पे हम लोगों ने काम किया, तो एक आसाम से लिया, तो एक महाराष्ट्र से लिया, तो एक बंगाल से लिया, ताकि वो सारी कल्चर पूरे देश की आपको उस गुलदस्ते के रूप में मिल जाती थी। बहुत हमारे पास अवसर थोड़ा था, एक ही चैनल थी, कुछ एक चंक्स थे जो कि दिए गए थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स को। उनमें हमेशा मैं कहता हूँ मारामारी इस बात की रहती थी कि हर कोई चाहता था कि मुझे उसमें मौका मिले, और ठीक भी है। ये लीक से हट के अभी 8-10 महीनों में चेंजेस आए हैं, तो उस चेंज को, उस कम्युनिकेशन के जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड किया है उर्दू ने, शेर व शायरी लिटरेचर से हटा करके। आप इसको कैसे व्यू करते हैं? देखिए, मैं इसको दूसरे संदर्भ में थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा। इसमें 2 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एक टेक्नोलॉजीज़ का कि आपने पहले जिक्र किया। टेक्नोलॉजी का बेसिक फीचर है, नए से नई चीज़ें हर रोज़ आ रही हैं जो दूरदर्शन भी अप्लाई करता है। और उसका जो मेन फीचर है उसका कॉस्ट कम हो गया है और उसका यूज़ इजी हो गया। पहले टेक्नोलॉजी को हैंडल करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, सीखना पड़ता। अब टेक्नोलॉजी इतनी सिंप्लीफाई हो गई है, एक कॉमन आदमी जल्दी से जल्दी पिकअप कर लेता है। उसके 2 परिणाम निकले। एक, हर एक कोई प्रोग्राम बना सकता है, कम कॉस्ट पे बना सकता है। और थर्ड चीज़ है, दूरदर्शन पर से इज एन हंग्री मीडियम। उसको इतने प्रोग्राम चाहिए और टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल कर रही है, एक आम आदमी, साधारण आदमी भी प्रोग्राम बना लेता है, और इसलिए वो सब कुछ। और दूसरी चीज़ जो, चौथी चीज़ जो हुई है, एक लोगों की जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, उसकी भी हंगर बढ़ती जा रही है। वो प्रोग्राम के लिए जो पहले जो होता था, गलियां खाली हो जाती थी, सब लोग एक प्रोग्राम पे, क्योंकि उस टाइम चॉइस ही एक थी, एंटरटेनमेंट भी की चॉइस नहीं थी। अब वो खाली होने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़ इस टाइम नहीं सुनेंगे तो शाम को सुन लेंगे, 8 बजे सुन लेंगे, रात के 12 बजे सुन लेंगे, हर घंटे खबर आ रही है। सिमिलरली जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है उनका भी यही हाल है। रहा सवाल उर्दू का, मेरे ख्याल से जो हुआ है वो टेक्नोलॉजी का असर यहाँ भी हुआ है। लोगों की ज़रूरत या जो चाहत है वो भी और चीज़ों को, सिर्फ शेर व शायरी में ही खुश नहीं है। उनको शेर व शायरी भी चाहिए, होती रहनी चाहिए, लेकिन जो आज के कंसर्न हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे इकनॉमिक्स के हों या डेवलपमेंट के हों, तो वो चीज़ें भी जो शामिल की है, मेरे ख्याल से द पॉजिटिव साइन है। एंड नाउ इट्स ए काइंड ऑफ नीड बेस्ड प्रोग्राम बन रहे हैं, और जैसे जैसे नीड बेस्ड बनेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उर्दू प्रोग्राम ने किया है, मेरे ख्याल से तो सही कदम रखा है, और ये आज की ज़रूरत है। तो कोई नया ऐसा नहीं है कि कोई गलत किया है या कोई लीक से हट गया, क्योंकि चेंज तो होना ही होना है। टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल। अमीरी गरीबी को जो खाई है उसको पाटने में दूरदर्शन का क्या रोल है, दत्त साहब? देखिए, आज पहले ग्रामोफोन जो चाबी से चलता था, हाथ से चलता था, वो एक स्टेटस सिंबल था उस ज़माने में, उसका एक अपना रोमांस था। फिर वही जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, चीज़ें आती गई, फिर टेलीविज़न एक आपका
ड्राइंग रूम में एक टेलीविज़न होना बड़ा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से जो आज आप देखिए कि हर, अगर आप झुग्गी झोंपड़ी में भी चले जाएं तो वहाँ आपको डिश लगी नज़र आएगी। जी। और पहले तो ये होता था कि कम्युनिटी सेंटर्स में टेलीविज़न दिखाया जाता था, किसी स्कूल की बिल्डिंग में, किसी कम्युनिटी सेंटर में, वहाँ लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन जो आपने उर्दू चैनल की बात की, मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो शायद बिल्कुल लुप्त होने के उस पर थी, वो और कुछ हो भी रही हैं। इन सब को बचाने में दूरदर्शन का बड़ा हाथ रहा है। मैं समझता हूँ उर्दू चैनल में जब भी देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर बार जब उठता हूँ तो मुझे एक दो चीज़ें नहीं पता चल जाती। जैसे आप देखिए कि पहले मुशायरे रात भर होते थे, कवि सम्मेलन रात भर होते थे जी। अब वो रिवायत ख़त्म होती जा रही है। कम से कम वो जो रिवायत है उसकी झलक आपको उर्दू चैनल में नज़र आती है। क्लासिक्स जो हैं उर्दू के वो नज़र आते हैं। जी। खाने पे बहुत अच्छे प्रोग्राम जी हाँ। इस चैनल पे आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो, और फिर उर्दू हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है, और मेरे ख्याल में जैसे कि कहते हैं हिंदी और उर्दू जो है दोनों बहनें हैं, दिल के तो करीब। उस हिसाब से तो और मैं समझता हूँ कि ये नहीं अब कह सकते कि, लेकिन कुछ चैनल नीच चैनल होते हैं, जैसे अब डिस्कवरी चैनल है या अब नेशनल ज्योग्राफी, नीच चैनल है। लेकिन उर्दू चैनल एक नीच चैनल नहीं है, इससे मैं समझता हूँ कंप्लीट कंपल्सरी, इससे कंपल्सरी और कंप्लीट चैनल है, कंप्लीट चैनल जिसमें जीवन के सारे रंग बिखरे हैं। जी। लेले साहब, आपसे भी वही सवाल है कि अमीरी गरीबी की खाई को कैसे बांटना है? आपने अमीरी गरीबी के बारे में पूछा। जवाब, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो देखिए सबके लिए, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए। दूरदर्शन इसमें क्या है? जवाब शरद दत्त जी ने बहुत अच्छा दिया जी। कि पहले स्टेटस सिंबल की तरह से दूरदर्शन को देखा जाता था। जिसके घर में एंटेना ऊपर लगा है, तो कई लोग पूछते थे कि कबूतर का अड्डा है क्या जिसको पता नहीं होता था कि ये क्या चीज़ है, तो वो कहते नहीं, इनके घर तो टेलीविज़न है। अब दूरदर्शन सर्वहारा हो गया है। टेलीविज़न की जो ये है सर्वहारा है। जैसे इनका आप गांव में चले जाइए, झोपड़ी में भी आपको मिलेगा। तो इसका एक असर तो होता है ना कि सब लोग एक चीज़ को जब देखते हैं, पहले खास थिएटर की बात थी, तो थिएटर में कुछ ही लोग जाते थे ना, सिनेमा में भी कुछ लोग जाते थे। दूरदर्शन के कार्यक्रम सर्वहारा, हर जगह, उसमें कोई इकोनॉमिक स्टेटा का भेद अब नहीं रह जाता। तो इसका परिणाम इन लॉन्ग रेंज में समाज को बनाने में इसका बहुत रोल होगा। सारी चीज़ें सब लोग देख रहे हैं। और डेमोक्रेसी की बात आप देखिए तो इन्फॉर्म्ड जो लोगों का मतलब मत होगा, इन्फॉर्म्ड मत होगा। ये नहीं कि हमें पता नहीं है, किसी ने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा ये हमें पता नहीं। आपको ये ऐसा नहीं कहता कि हमें पता नहीं है, सबको सब पता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक आधार है हमारी डेमोक्रेसी का। और उर्दू चैनल की खासियत तो यह है कि इसका एक अपना स्वाद है। मैं उर्दू चैनल को इस बात के लिए ख़ास तौर पर बधाई देना चाहूँगा, शुक्रिया, कि रोज़ की इस आपाधापी में सुबह से शाम तक कार्यक्रम करने और चैनल चलानी है। उनको ये ख्याल आया कि दूरदर्शन के 60 साल हुए हैं और कितनी जिद्दोजहद के साथ में जी इस देश में टेलीविज़न को बढ़ाया गया है। तो वो उसके लिए दूरदर्शन को एक तरह से मतलब सेलिब्रेट करने वाली बात है। और उर्दू चैनल ने इस बात का ध्यान रखा, मेरी बधाई उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आज बस इतना ही। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम होगी। तो दीजिए इजाज़त पूरी टीम को। ये है इंडिया प्रोग्राम की, और